हेलो एवरीवन, आई एम यज्ञपाल सिंह। और आज अपन स्टार्ट करने में क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलो लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि हमको सबको पता है कि हम हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी से हर जगह पर कई अलग अलग जगह पर अपन डील करते हैं। कई जगह पर हमें इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का एक सिंपल सा एग्जांपल देखें अपन, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलती है जब बादल आते हैं, क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। क्लाउड्स के अंदर हमें एक स्पार्क देखने को मिलता है। वो स्पार्क भी कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल होता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो अपन कपड़े पहनते हैं वो कपड़े अपने बॉडी से चिपकना स्टार्ट होते हैं। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है। हमारे घरों के अंदर वायर्स होते हैं, उन वायर्स के अंदर से जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं, एक तरफ देखते हैं हम बल्ब जलना स्टार्ट करता है। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी से देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस मार्कर के अंदर जो इंक है वो इंक यहाँ पे बोर्ड के ऊपर स्टिक हो जाती है। ये स्टिक कैसे हुई, ये भी इसके पीछे भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसके बाद में एक बोल्ट लेते हैं, बोल्ट के अंदर अपन नट लगाते हैं, नट को अगर घुमाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं तो वो नट नीचे नहीं आता है। दैट इज ऑल्सो, वो नट वहां पे बंधा हुआ रहता है। दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग देख सकते हैं ऐसे कई ढेर एग्जाम्पल है, कई सैकड़ों एग्जाम्पल है जो हमें देखने को मिलते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपका वर्क कर रही होती है। तो पहले तो हम ये लेते हैं कि आपका नेचर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करता है और नेचर कैसे काम करता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। तो पहले अपन नेचर को समझते हैं। तो नेचर को समझने के लिए हम लोग देखते हैं नेचर को अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और दो तरह से अपन नेचर को पढ़ते हैं। एक पार्ट होता है नेचर का, होता है वो होता है मैटर, और दूसरा पार्ट होता है उसका रेडिएशन। तो पहले अपन मैटर को देखते हैं, फिर रेडिएशन को देखते हैं। अब मैटर, नेचर जो होता है, नेचर को अपन ने डिवाइड कर रखा है, एक तो मैटर और दूसरा ले रखा है अपन ने रेडिएशन। मैटर और रेडिएशन, हमने नेचर को मैटर और रेडिएशन में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टीज अलग है और रेडिएशन की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। अब मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज, किस चीज को अपन मैटर बोलेंगे और किस चीज को रेडिएशन बोलेंगे, तो उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। मैटर कोई भी वो चीज जिसको अपन देख सकते हैं, जिसका अपना खुद का शेप होता है, जिसका खुद का अपना वॉल्यूम होता है, जिसका खुद का अपना मोमेंटम होता है। जब भी वो चलता है अपने साथ कुछ एनर्जी लेके जाता है, वो काम करने की क्षमता रखता है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज के साथ जो चीज होती है उसको, उसका खुद का अपना मास भी होता है। मैटर के पास खुद का चार्ज होता है। ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो मैटर की होती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं रेडिएशन के ऊपर। रेडिएशन के पास में एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि रेडिएशन जो होता है वो डेवलप होता है, वाइब्रेशन की वजह से डेवलप होता है रेडिएशन। और उसके बाद में रेडिएशन के पास में कुछ वेवलेंथ होती है। तो देख लेते हैं मैटर के पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो मैटर के पास में मास होता है, मैटर के पास में वॉल्यूम होता है, शेप होता है, मोमेंटम होता है, एनर्जी होती है, एटसेट्रा। इसी तरह से रेडिएशन के पास में वेवलेंथ होती है, पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस। उसके बाद में फेज डिफरेंस होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी होती है। रेडिएशन भी एक ऐसी चीज है जो कि अपने साथ में काम करने की ताकत रखती है। जैसे एग्जांपल लें बुलेट, मैटर का एग्जांपल लें तो सिंपल सा होता है आपका बुलेट, गोली। जब बुलेट चलती है तो बुलेट हमको दिखती है, बुलेट का अपना मास होता है, बुलेट का अपना वॉल्यूम होता है। और जब वो बुलेट चल रही होती है और सामने जाके हिट करती है, किसी चीज को स्ट्राइक करती है, तो वहां पे हमें वो बुलेट जो होती है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है और वहां पे हमें कुछ वर्क देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर रेडिएशन की बात करते हैं तो अपन एक सिंपल सा गामा रेज लेते हैं। गामा रेडिएशन आ रहे हैं, वो रेडिएशन चलते हैं, दिखते नहीं है हमको, लेकिन चल रहे होते हैं। जब वो जाके किसी चीज को हिट करता है, स्ट्राइक करते हैं, तो हमें वहां पे उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। वो वहां एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और उसकी वजह से हमें वहां पे वर्क देखने को मिलता है। तो ये दो अलग अलग नेचर के पार्ट थे। अब अपन रेडिएशन को अलग पढ़ेंगे, मैटर को अलग पढ़ेंगे। रेडिएशन को जब आगे क्लास, इस 12th क्लास के अंदर ही आप लोग पढ़ोगे
जब अपन आगे चलेंगे रेडिएशन के ऊपर पर्टिकुलर चैप्टर आए हुए हैं, उन चैप्टर्स के अंदर अपन रेडिएशन को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मैटर से, स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर के बारे में अपन सिंपल सा आप पढ़ के आए हुए हो। मैटर कोई भी वो चीज जो हमें दिखती है, जिसका मास होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वॉल्यूम होता है, शेप होता है, मोमेंटम होता है, एनर्जी होती है, ये सारी चीजें जो होती है मैटर के पास में होती है। लेकिन मैटर के पास में एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी ये देखी गई मैटर के अंदर की, मैटर जो होता है आपका, वो मैटर फोर्स लगा सकता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक मैटर की वजह से दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और ये जो मैटर होता है ये अलग अलग तरह के फोर्सेस लगाते हैं। फोर्सेस आप लोग पढ़ चुके हो क्लासेस के अंदर में, 11th क्लास के अंदर बेसिकली 4 तरह के फोर्सेस आपने पढ़े हैं। एक तो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा था आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा था वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स आपके दोनों के दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। अब क्योंकि फिजिक्स बहुत वास्ट होती है तो इसका हम छोटा करते गए, कम से कम फोर्सेस के बारे में हम ऐसा सोर्स ढूंढते गए कि कम से कम हमें याद रखना पड़े, तो हम इसको रिड्यूस करते गए। रिड्यूस करते करते हम लोग इस सिचुएशन पे पहुंचे कि हमारे जो मेन सोर्सेस थे फोर्स, 2 तरह के फोर्स बचे हमारे पास में, और वो था, पहला था ग्रेविटेशनल और दूसरा था इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी मैटर एग्जर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी मैटर एग्जर्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एग्जर्ट करता है? तो लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप क्लास 11 में पढ़ के आए हो। ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स होता है जिनके पास अपना खुद का मास होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी 2 objects which are having masses। इसी तरह से दूसरा फोर्स देखने को मिलता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स, अभी इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जिस्टेंस में कैसा है, किस चीज ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी, पहले एक्चुअली क्या हुआ करता था, ग्रेविटेशनल फोर्स ही पता था हमें और कुछ पता था नहीं। फिर बाद में अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता कहाँ है, किन्हीं भी दो, कोई भी वो 2 ऑब्जेक्ट जिनके पास अपना खुद का मास होता है उनके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे कि हम बोले कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो प्लैनेट्स रिवॉल्व सन के चारों तरफ? बिकॉज देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। प्लैनेट्स के पास अपना खुद का कुछ मास है और सन के पास अपना खुद का कुछ मास होता है। तो क्योंकि सन का पास भी मास है, प्लैनेट के पास भी मास है, इसलिए सन जो होता है, सन और प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और आप सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, नेचर उसका अट्रैक्टिव होता है। तो वो उन प्लैनेट्स को बांध के रखता है। उस फोर्स की वजह से वो प्लैनेट जो होते हैं सन के, उनके ऑर्बिट को छोड़ के या सन को छोड़ के बाहर नहीं चले जाते। कह सकते हैं कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपका पूरा यूनिवर्स बैलेंस कंडीशन में होता है। अब अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो ये सीधा का सीधा नीचे आ जाता है। हम अर्थ के ऊपर किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं, वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो हम सिंपल सा देख सकते हैं, क्योंकि अर्थ के पास मास है, ऑब्जेक्ट के पास भी मास है, तो अर्थ जो है बहुत ज्यादा बड़ी है इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ऐसा बोला जाए तो सिंपल सा देखा जाए, अर्थ हमारे आसपास की दुनिया के अंदर अर्थ से बड़ा कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज जो है वो अर्थ है हमारे लिए, हमारी दुनिया के अंदर। सन अर्थ से कहीं ज्यादा बड़ा है लेकिन वो बहुत दूर है। सन, अर्थ जो है वो सन के अंदर आती है, सन का एक पार्ट है। इसी तरह से हमारे लिए जो बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए अर्थ से बड़ा कुछ और होता नहीं है। तो अर्थ की तरफ हमें हर ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिखाई देता है। तो जब इस मार्कर को ड्रॉप करते हैं, मार्कर अर्थ की तरफ चलता है, किसी भी चीज को आप अर्थ के ऊपर ड्रॉप करोगे, छोड़ोगे, तो अर्थ की तरफ चलती हुई आपको दिखती है। तो जब मैंने इस चौक से इसको लिख रहा हूं, इस मार्कर से जब इसके ऊपर लिख रहा हूं, तो मार्कर की अपनी इंक है। इंक भी मैटर की बनी हुई होती है, उसके अपने एटम्स हैं, उसके अपने मॉलिक्यूल्स हैं, और उनका सबका अपना अपना मास होता है। तो इसके पास भी मास है। तो ये जो अर्थ तो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इंक के, ये पार्टिकल नीचे क्यों नहीं गिर जाते, इन पार्टिकल्स को अर्थ क्यों नहीं खींच पा रही, जबकि ये तो बहुत छोटा पार्टिकल है।
और अर्थ बहुत बड़ी साइज में, तो फिर भी ये पार्टिकल को क्यों नहीं खींच पा रही, इस मॉलिक्यूल, ये जो इंक का पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अर्थ नीचे क्यों नहीं खींच पा रही, ये यहाँ चिपका हुआ किस वजह से है। तो इस चीज ने, ऐसे कई एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, हमें इस चीज ने सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जरूर यहाँ पे कोई दूसरा फोर्स है जो इसको बांध के रख रहा है यहाँ पे। वो फोर्स कौन सा फोर्स है, उस फोर्स का नाम दिया गया है इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो यहाँ पे ये जो इंक का पार्टिकल है, ये इस बोर्ड के साथ चिपका हुआ, स्टिक हो रखा है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ओनली। सिंपल सा देखा जाए और सिंपल सा बोले तो अपन एक पेपर लेते हैं, उस पेपर के ये एक पेपर है, इस पेपर के नीचे अपन गोंद लगा देते हैं, इस तरफ गम लगा देते हैं, फिर नीचे एक और पेपर चिपका देते हैं। अब अपन उस पेपर को ऐसे पकड़ते हैं, नीचे वाला पेपर जो है वो अर्थ खींच नहीं पा रही। क्यों नहीं खींच पा रही भैया बीच में, क्योंकि बीच में गोंद आ रहा है। उस गोंद की वजह से जो है ये दूसरा पेपर, जो नीचे वाला पेपर है, वो ऊपर वाले पेपर से स्टिक हो रखा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बीच में एक फोर्स है, वो फोर्स इसको नीचे नहीं जाने दे रहा। और भी फोर्स कई तरह के होते हैं हमारे पास में, जैसे कि आप गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी का इंजन ऑफ कर दो, इंजन ऑफ करते हैं, हम देखते हैं गाड़ी कुछ देर बाद जाके रुक जाती है। क्यों रुक गई गाड़ी, हमने उस फोर्स का नाम दे रखा है फ्रिक्शनल फोर्स। आप क्लास 11 में पढ़ के आए हो ये सारा। तो फोर्सेस कई वैरायटी के होते हैं, लेकिन हमारे नेचर के अंदर हम जब पढ़ते हैं, फिजिक्स को पढ़ते हैं, तो हम मेजरली दो फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप क्लास 11 में अच्छे से पढ़ के आए हो, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इस क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर आप इलेक्ट्रिकल फोर्स को पढ़ोगे। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स के। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स किस वजह से होता है, हमको पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज कौन होता है, मास। मास इज द कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जहां पे भी दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके पास अगर मासेस हैं, तो वहां पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इसका कॉज कौन है, तो उसको अपन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स का कॉज पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स के कॉज के बारे में जब पढ़ने जाते हैं, तो हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में पढ़ना होता है। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या है, हमने यहाँ पे देखा है। मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, सिंपल से दो ऑब्जेक्ट लेते हैं अपन। लेते हैं ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से कर रखा होगा, प्लास्टिक का स्केल लेते हैं, बालों में घिसते हैं, और फिर बाद में पेपर चिपकाते हैं। पेपर चिपकना स्टार्ट होता है। पहले तो नहीं चिपक रहा था भैया, अब क्यों चिपक रहा है। इसी तरह से अगर इस मार्कर को भी यहाँ पे ऐसे ऐसे घिस देते हैं, और उसके बाद अगर अपन पेपर चिपकाना चाहेंगे, तो पेपर चिपक जाएगा उससे भी। खैर, तो ये ऐसा क्या हो रहा है घिसने के दौरान, रबिंग के दौरान, कि यहाँ पे फोर्स, व्हाट इज फोर्स, सिंपल सा फोर्स होता है पुश आपका या पुल। तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये भी एक तरह का पुश या पुल ही होगा देखा जाए तो। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो कॉज होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ड्यू टू the presence of electric charge on an object। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण हो गया आपका मास, और इलेक्ट्रिकल फोर्स का कारण है आपका, उसका कॉज जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके बारे में अब पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या है, ये कैसे काम करता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग कह सकते हैं कोई भी मैटर है, वो मैटर जो है आपका या तो फोर्स लगा सकता है या फोर्स नहीं लगाएगा। तो जब भी मैटर फोर्स लगाएगा, हम बोलेंगे वो मैटर है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका चार्ज है। और जब वो फोर्स नहीं लगाता, तो हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका चार्ज नहीं है। तो मैटर के पास में, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में या मैटर की दो स्टेट्स हो सकती हैं। देयर आर टू स्टेट्स ऑफ मैटर, आइदर इट विल बी चार्ज और आइदर इट विल बी अनचार्ज्ड। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, पहली स्टेट होती है आपकी चार्ज और दूसरी स्टेट है आपकी अनचार्ज्ड। चार्ज का मतलब होता है जो फोर्स लगा सकता है, अनचार्ज का मतलब वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स नहीं लगा सकता। जो फोर्स लगाएगा वो चार्ज होगा, और जो फोर्स नहीं लगाएगा वो
अनचार्ज होगा आपका। अब ये चार्ज का मतलब क्या समझे हम? चार्ज का मतलब क्या समझे? चार्ज का मतलब सिंपल सा क्या है, उसके पास ताकत है कि वो फोर्स लगा सकता है। उस ताकत का नाम ही क्या है आपका? चार्ज। कौन सी ताकत? फोर्स लगाने वाली ताकत। मैटर की फोर्स लगाने वाली ताकत का, उसकी फोर्स लगाने वाली प्रॉपर्टी का नाम होता है चार्ज। तो चार्ज की वजह से हमेशा कोई भी एक मैटर जो होगा वो आपका फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर उसके पास में वो ताकत, चार्ज नहीं है, यानी वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो ताकत नहीं है उसके पास में कि वो फोर्स लगा पाए, तो हम बोलेंगे वो अनचार्ज। ये होते हैं दो स्टेट, चार्ज और अनचार्ज। तो हम लिख देते हैं डेफिनेशन चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन इधर लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज is the property of matter to exert force on other matter पार्टिकल। और ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, मैटर की खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा। अब जैसे अपन देखते हैं, मैंने एक प्लास्टिक लिया, ये इस प्लास्टिक को जब मैं इस क्लोथ से रब करते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कुछ देर बाद इस तरह से रब करने के बाद में अपन जब देखते हैं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को, आपके जो पेपर पीसेस होते हैं छोटे छोटे बिल्कुल, उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसी तरह से जब अपन एक ग्लास लेते हैं, ग्लास को भी जब इस तरह से रब करेंगे तो हम देखेंगे ग्लास भी आपका जो होता है वो छोटे पार्टिकल्स को स्टिक करना स्टार्ट कर देता है। तो पहले तो ये चार्ज, ये हम बोलते थे कि पहले ये पार्टिकल पेपर को स्टिक नहीं कर रहा था, पेपर को फोर्स नहीं चिपक रहा, अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या हो, जब अट्रैक्ट नहीं कर रहा था इसका मतलब वो क्या था? फोर्स नहीं लगा रहा था, फोर्स नहीं था, इसका मतलब वो क्या था? अनचार्ज। जब अपन ने इसको रब किया और रब करने के बाद जब इसको पेपर के पास ले जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे फोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है, यानी इसका मतलब इसके पास क्या आ गया है? चार्ज आ गया है। तो वो कौन से स्टेट में चला गया? चार्ज वाले स्टेट में चला गया वो। इसी तरह से हमने एक ग्लास लिया, ग्लास को भी जब रब किया और पेपर स्टिक किया तो हमने देखा ग्लास भी पेपर को स्टिक करता है। इसका मतलब ग्लास के पास भी क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो ग्लास भी चार्ज हो सकता है और आपका प्लास्टिक भी चार्ज होता है। अब कौन सा चार्ज किसके पास किस तरह का चार्ज होता है? तो पहले हमें ये समझना था कि ये चार्जेस जो होते हैं ये कितने टाइप के चार्ज होते हैं। तो हमने एक प्लास्टिक लिया और दूसरा हमने ग्लास लिया, प्लास्टिक और ग्लास। मैंने इसको रब किया, पेपर स्टिक किया, ये भी चिपक रहा था, इसका मतलब इसके पास चार्ज है। हमने ग्लास लिया, ग्लास को रब किया, पेपर स्टिक किया, तो इसके पास भी चार्ज था। अब हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को, प्लास्टिक को और ग्लास को, प्लास्टिक को और ग्लास को जब दोनों को पास पास ले गए, अपन ने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, इसको भी धागे से बांधा और सस्पेंड कर दिया, इसको भी धागे से बांधा और सस्पेंड कर दिया, तो दोनों को सस्पेंड कर दिया। चार्ज करने के बाद में, रब करने के बाद जब दोनों को सस्पेंड किया तो हम देखा ये दोनों इस तरह से आगे, दोनों आगे से इस तरह से इकट्ठे होने लगे, या दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगे। तो इसका मतलब जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे थे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट करना यानी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने वाली बात को हम क्या कहते हैं? चार्ज। सिमिलरली मैंने एक ऐसा प्लास्टिक रॉड ली, दूसरी सेम प्लास्टिक रॉड ली, दोनों को इसी कपड़े से रब करने के बाद में दोनों प्लास्टिक की रॉड को ही मैंने सस्पेंड किया। तो इस बार देखा, जो पहले ऐसे चल रही थी प्लास्टिक और ग्लास, जब दोनों ऐसे चल रही थी, इस बार दोनों प्लास्टिक है इसलिए दोनों इस बार दूर जा रहे हैं। क्या समझे? दूर जा रहे हैं इसका मतलब फोर्स है, दूर जा रहा है इसलिए दूर जा रहे हैं, फोर्स है इसका मतलब, तो वो भी चार्ज है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम इसका चार्ज और बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग इसका चार्ज और बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका चार्ज हम बढ़ा रहे थे, अब ये दूर दूर जा रहे हैं, पास तो जाने से रहे, तो हमने क्या किया, एक प्लास्टिक ले लिया और दूसरा ग्लास ले लिया। अब इन दोनों को हम चाहते थे चार्ज और ज्यादा तेज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। तो ये भी चार्ज था, ये भी चार्ज था, हम दोनों ने इन दोनों को मिला दिया, बांध दिया, और बांधने के बाद हम जब चिपकाने जाते हैं तो वो वापस अट्रैक्ट नहीं करता। यानी कहाँ गए इनके चार्ज? इसको अपन हमारी कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में बोलते हैं डिलीट हो जाना, चार्ज डिलीट हो गए।
तो एक ये था, दूसरा ये था, दोनों को मिलाने से चार्ज गायब हो गया। ऐसा कौन सा जगह होती है, ऐसी कौन सी एजुकेशनल स्ट्रीम है जहां पे दो चीजों को मिलाने पर रिजल्ट 0 मिलता है? तो वो होता है मैथ्स। मैथ्स के अंदर आप +3 लो और -3 लो और दोनों को जोड़ दो तो रिजल्ट आपको 0 मिलता है। इसी चीज से बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे आपके, उन्होंने ये रिसर्च किया था और उन्होंने ये सामने लाया था, चार्ज जो होते हैं वो केवल 2 टाइप के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। प्लस माइनस देने के पीछे रीजन ही यही था उनका, क्योंकि जब दो चार्जेस को, दो अलग अलग चार्ज बॉडी को पास लाया गया तो दोनों के चार्ज आपस में डिप्लीट हो गए, दोनों के चार्ज आपस में डिलीट हो गए, चार्ज गायब हो गए। यानी कि जरूर एक प्लस था और दूसरा माइनस था। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज and second is नेगेटिव चार्ज। केवल 2 तरह के चार्ज होते हैं, याद रखना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इसके अंदर अपन आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। हाँ, हमने इसको, एक प्लास्टिक था, प्लास्टिक को रब करने से चार्ज हुआ, हमें फोर्स लगा, हमको पता चल गया कि ये चार्ज है भैया। हमने ग्लास लिया, ग्लास को भी रब किया, फोर्स लगा रहा था तो हमें पता चला ग्लास भी चार्ज हो गया। लेकिन अब कौन से के पास कौन सा चार्ज आ गया? प्लास्टिक के पास कौन सा चार्ज है और ग्लास के पास कौन सा चार्ज है? कौन सा प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक पॉजिटिव है या प्लास्टिक नेगेटिव, हमें थोड़ी पता है। ग्लास पॉजिटिव है, ग्लास नेगेटिव, हमें नहीं पता। तो हम कैसे पता करें? तो उसके लिए आपके फैराडे ने एक सीरीज बनाई है। उस सीरीज को पहले पुराने समय में, मतलब हिस्टोरिकल हो चुकी है अब तो ये चीज, पुराने समय में ये देखा जाता था कि आपकी वो सीरीज बहुत काम में आती थी, आज भी काम आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसको याद रखना। छोटी सीरीज है। उन्होंने चेक किया, हर एक का चार्ज बताया कि इसके पास चार्ज, ये वाला चार्ज होगा पॉजिटिव होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। उन्होंने एक सीरीज बनाई, उस सीरीज के अंदर जो आगे वाला होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और उसके पीछे वाला जो होता है वो नेगेटिव होगा। अब ये डिपेंड करता है, फिर से बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है इसके पास प्लस चार्ज आएगा या इसके पास माइनस चार्ज आएगा। इट विल डिपेंड कि इसको हमने किसके साथ रब किया है, कौन से दूसरे मटेरियल के साथ में रब किया है, ये डिपेंड करेगा। तो पहले लिख देते हैं अपन सीरीज, फैराडे सीरीज। फैराडेज सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर सबसे पहला जो है वो है आपका ग्लास, सेकेंड फ्लैनल, थर्ड वुल, आप लोग लिखते जाओ साथ में, वुल। फोर्थ है सिल्क, फिफ्थ है मेटल, सिक्स्थ है मेटल हो गया। उसके बाद में हार्ड रबर, सेवंथ है वैक्स, एट इज प्लास्टिक, रेजिन, एंड नाइन्थ इज सल्फर। ये एक सीरीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज फैराडे ने दी थी। उन्होंने बड़ा कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उन एक्सपेरिमेंट से फाइनल रिजल्ट निकाला ये वाला। उनका ये कहना था इस सीरीज के अंदर जो आगे वाला होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और उसके पीछे वाला हमेशा नेगेटिव होगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं, मैंने प्लास्टिक को वुल से रब किया, तो बताओ वुल के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो वुल और प्लास्टिक को देख लो भैया, आगे कौन आ रहा है सीरीज के अंदर? वुल आगे आ रहा है और प्लास्टिक पीछे आ रहा है। तो पीछे वाला हमेशा नेगेटिव होगा, आगे वाला पॉजिटिव होगा। तो वुल क्या हो गया आपका, इसका मतलब पॉजिटिव, और प्लास्टिक क्या हो गया, नेगेटिव। इसी तरह से मैंने बोला आपको कि मैंने रबर को और वैक्स को आपस में रब किया, रबर को और वैक्स को आपस में रब करते हैं तो किसके पास कौन सा चार्ज है? रबर के पास बताओ कौन सा चार्ज है और वैक्स के पास कौन सा चार्ज है? तो हम सिंपल सा इस सीरीज को देख लेते हैं। वैक्स जो है रबर से पीछे आता है, इसका मतलब वैक्स नेगेटिव है और रबर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो हमें ये इतना याद रखने से बेटर है हम आइडियल चीज ले लेते हैं, एक तो ग्लास लेते हैं और दूसरा प्लास्टिक ले लेते हैं।
फिर बाद में अगर मैं आपको बोलूं प्लास्टिक और ग्लास को रब करने से किसके पास कौन सा चार्ज आएगा बताओ, तो हम लोग देखेंगे ग्लास जो होगा वो पॉजिटिव होगा और प्लास्टिक आपका नेगेटिव होगा। तो हम मेनली इन दोनों को याद रखते हैं। ग्लास को आप सिल्क से रब करो तो भी पॉजिटिव है, ग्लास को आप मेटल से रब करो तो भी पॉजिटिव है, ग्लास को आप वुल से रब करो तो भी पॉजिटिव रहेगा चार्ज उसका, ग्लास को आप प्लास्टिक से करोगे तो भी उसका पॉजिटिव रहेगा, ग्लास को आप किसी भी चीज से रब करो ग्लास का चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह से देखा जाए तो आपका प्लास्टिक को अगर आप किसी भी चीज से रब करो प्लास्टिक का चार्ज हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये चीज याद रखने वाली है इसके अंदर। सो दिस वाज योर Faraday's series to remember how and what type of charges the objects acquire. नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं कि क्या वाकई की में उस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है या नहीं है। एक सिंपल सा मेथड तो हमारा ये था कि हम उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास, लाइट पीस के पास ले जाते हैं और देखते हैं कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर बहुत कम चार्ज हुआ तो क्या फोर्स लगाएगा, वो नहीं लगाएगा। तो हमने उसके लिए छोटा सा इक्विपमेंट बनाया, इलेक्ट्रोस्कोप। उस इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के पास में चार्ज है या नहीं है। जैसे मैंने इस मार्कर को रब किया, मार्कर को फिर चेक करना चाहता हूँ इस मार्कर के पास में चार्ज पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो हम इसको चेक करने के लिए हमने एक डिवाइस बना रखा है, एक छोटा सा, और उस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप लेते हैं हम। इलेक्ट्रोस्कोप लेने से पहले एक दो चीजें और बच गई चार्जेस को लेके, उसको अपन कंप्लीट कर देते हैं, देख लेते हैं पहले अपन। ठीक है, तो उसके अंदर ये देखना था, पहले अपन ने, मैंने लिया था एक ग्लास रॉड ली थी, एक ग्लास लिया था, ये ग्लास है और दूसरा प्लास्टिक है। जब इस ग्लास को और प्लास्टिक को दोनों को कपड़े से रब करने के बाद दोनों को पास पास रखा था, तब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे थे। फिर मैंने एक प्लास्टिक लिया और दूसरा भी प्लास्टिक लिया, इन दोनों को जब वापस कपड़े से रब करके इन दोनों को पास पास रखा, सस्पेंड किया, तो ये दोनों आपस में पास जाने की बजाय इस बार दूर जा रहे थे। दोनों को ग्लास लेके चेक करते हैं तो ये दोनों वापस दूर जाते हैं। तो इससे क्या चीज समझ आती है, इससे ये चीज समझ आती है हमें कि आपका लाइक चार्जेस जो होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक प्लास्टिक जो होते हैं दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, और क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो हमारे सामने एक चीज क्लियर हो गई कि अगर चार्जेस सेम है, सिमिलर चार्जेस हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट थे, इसके पास ग्लास है, ग्लास के पास पॉजिटिव होता है और प्लास्टिक के पास नेगेटिव होता है, क्योंकि दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो हमारा एक प्रिंसिपल बन गया कि आपका ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और आपके जो लाइक चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल ऑपोजिट चार्जेस यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो चार्जिंग वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार रबिंग करके चार्जिंग बता रहा हूँ, क्या चार्जिंग ही, चार्ज करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए केवल रबिंग ही एकमात्र प्रोसेस होता है? ऐसा नहीं है, प्रोसेस कई सारे हैं उसके, हम आगे पढ़ेंगे उस प्रोसेस को। लेकिन क्योंकि इफेक्टिव है, बड़ा सिंपल है समझने में, तो रबिंग वाला प्रोसेस यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पर यूज कर रहे हैं उसको। हाँ, एक और चीज, जब अपन इसको अपन यहाँ पे कपड़े पे, क्लोथ पे रब कर रहे होते हैं, तो उस समय हम देखते हैं इस प्लास्टिक के पास में नेगेटिव चार्ज आता है, तो क्या इस कपड़े के पास किसी प्रकार का चार्ज नहीं आता? कपड़े के पास भी चार्ज आएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक बात और याद रखनी हम लोगों को, और ये कंपल्सरी है कि जिस समय कोई एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहा है रबिंग से, उस समय दूसरा ऑब्जेक्ट भी कंपल्सरीली चार्ज हो रहा है, लेकिन उसका नेचर ऑपोजिट होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्शन ऑफ रबिंग वन ऑब्जेक्ट गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड अदर गेट्स नेगेटिव चार्ज कंपल्सरीली, दोनों एक साथ चार्ज होंगे। अब ये चार्ज हुआ या नहीं हुआ, हम कैसे चार्ज चेक करें? चार्ज में बार बार बोल रहा हूं, चार्ज किसी भी मैटर की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सकता है। अगर फोर्स लगा रहा है तो चार्ज है, अगर फोर्स नहीं लगा रहा तो चार्ज नहीं है, वो अनचार्ज है। आपकी दो स्टेट्स मैंने बताई थी। अब क्या ये चार्ज हुआ या नहीं हुआ, हम सिंपल सा चेक कर सकते हैं फोर्स लग देख के। कई बार ऐसा होता है चार्ज बहुत कम होता है, हमें फोर्स देखने को ही नहीं मिलता, फिर भी वो चार्ज होता है, तो हम कैसे एक्सपीरियंस करें कि वो चार्ज है या नहीं? तो इसके लिए एक छोटा सा इक्विपमेंट डिजाइन किया गया, एक डिवाइस डिजाइन की गई है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप।
क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप? इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी सिंपल डिवाइस है, एक छोटी सी डिवाइस है जो किसी चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, और ये काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिपल्शन ऑफ चार्जेस। ये जो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर होता है, यानी एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे आपका काम करता है इलेक्ट्रोस्कोप। अब कैसे काम करता है इलेक्ट्रोस्कोप और क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप, उसको अपन समझते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा आपका एक मेटल नॉब होती है। नॉब का मतलब होता है बॉल जैसा स्ट्रक्चर, जैसे आप कर्टेन्स लगाते हैं, पर्दे लगाते हैं, पर्दे लगाते समय हम ऊपर एक स्टील की रॉड यूज करते हैं, उसके दोनों तरफ बॉल होती है, उस तरह के नॉब होते हैं बने हुए। उन नॉब से हम लोग एक रॉड लेके निकलते हैं, मेटल रॉड होती है, ये मेटल रॉड। इस मेटल रॉड के साथ में हम लोग नीचे बिल्कुल लाइट, बिल्कुल पतले से दो गोल्ड लीफ चिपका देते हैं। इस तरह से चिपके हुए होते हैं दोनों, इस तरह से बिल्कुल, ये दो गोल्ड लीफ है, इन दोनों को अपन ने ऐसे चिपका के और उसको मेटल रॉड के साथ में फिक्स कर दिया है नीचे की तरफ। अब हम गोल्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि गोल्ड सबसे मेलिएबल मेटल होता है, बहुत मेलिएबल होता है, बिल्कुल इतनी पतली शीट के अंदर उसको अपन बना सकते हैं कि बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, इतना पतला कर सकते हैं इसको अपन। अब इसके अंदर जब अपन, अब ये क्या होता है, हवा की वजह से डिफ्लेक्ट भी हो सकता है, और इसका डिफ्लेक्शन हमें चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्योंकि ये हवा की वजह से डिफ्लेक्ट हो सकता है, तो हम कह सकते हैं इसको, इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको एक ग्लास जार के अंदर पैक करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं इसको एक ग्लास जार के अंदर, इस तरह से। ये रबर कॉर्क है, रबर आपने देखा होगा, रबर कॉर्क समझते होंगे सब जने। ये रबर कॉर्क की हेल्प से अपन ने इसको इसके अंदर फिट कर दिया एयर टाइट। दिस इज योर ग्लास जार, दिस इज योर metal rod. What is this? This is your rubber cork. ये है आपका मेटल नॉब। अब और यहाँ पे क्या है आपका वैक्यूम। ये क्या है? गोल्ड लीव, गोल्ड लीव। अब हम लोग कोई भी एक, जैसे मैंने यही लिया था, इसको रब करके चार्ज कर दिया, ये फोर्स लगाएगा तो हम सिंपल सा देख के बता सकते हैं वो चार्ज है या नहीं है। अगर बहुत कम चार्ज आया तो वो फोर्स नहीं लगाएगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्कोप यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप? तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को इसके साथ में ले आते हैं इस तरह से। मान लेते हैं इसका चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जैसे ही हम इसको टच करते हैं, तो ये हम लोग आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, चार्जेस जो होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर से मूव करने की ताकत रखते हैं, उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी कंडक्टर के अंदर से ट्रेवल कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये चार्ज जब अपन, क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है और चार्ज के पास ऐसी ताकत होती है कि वो मेटल के अंदर से ट्रेवल कर सकता है, तो जैसे ही हम इसको टच करते हैं, ये चार्जेस जो भी हैं, सारे चार्जेस यहाँ से चलते हुए आते हैं और यहाँ गोल्ड लीफ के ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि गोल्ड भी मेटल होता है, तो इसके पास में, दोनों के पास चार्जेस आते हैं, और इन दोनों के पास में कैसे चार्ज आ सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज आएंगे दोनों के पास में। जैसे ही इनके पास पॉजिटिव चार्ज आते हैं, ये दोनों गोल्ड लीफ जो होती हैं, ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है ये दोनों गोल्ड लीफ। हमने अभी पढ़ा था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और इन दोनों के पास कैसे चार्जेस हैं? दोनों के पास में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये दोनों आपस में, पहले ऐसी थी तो ये दोनों आपस में रिपेल होके इस तरह चली जाती है, ये इस तरह से ऐसे रिपेल हो जाती है। और जैसे ये रिपेल हुई, हमें क्या पता चला? वहां पे चार्ज था, ये जो भी अपन ऑब्जेक्ट इसके पास लाए थे उसके पास में चार्ज था। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया
ये ले गया था मैंने पहले। अब इस बार मैंने, अब ये ऐसी सिचुएशन में था और मैंने, आपने बोल दिया इसके पास में पॉजिटिव चार्ज था, वो हमने बता रखी है आपको, वो अपने सीरीज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, उसको देख के हम इजीली बता सकते हैं ग्लास प्लास्टिक को देख के। अब मैंने बताया आपको कि मैंने इसको ले गए थे तो ये इस कंडीशन में आ गया, और इस कंडीशन के बाद में तुरंत मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को इसके पास ले जाता हूं और टच करता हूं और देखता हूं कि ये जो दोनों ऐसे थे ये दोनों वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। जो पहले ऐसे स्प्रेड हो चुके थे, अभी स्प्रेड इनका खत्म हो गया ये डिस्टेंस, और ये ऐसे आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक ये चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, इन दोनों को जैसे ही पास लाते हो चार्ज गायब हो गया। इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा? इसका ऑपोजिट। तो जो अब मैं पास ले गया हूं इसके पास में, इसका नेचर कैसा रहा होगा? नेगेटिव। इसलिए ये दोनों पास आ गए। फिर से ये इस सिचुएशन में था और मैं इसके पास में ये ले गया और टच किया, और हम देखते हैं ये सेपरेशन और बढ़ गया। इसका मतलब इसका चार्ज कैसा रहा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि और ज्यादा चार्ज बढ़ गया और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये और ज्यादा दूर हो गया। तो ये रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी यूज करता है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। तो दिस वाज योर इलेक्ट्रोस्कोप। सॉरी। अब हम लोग इसके अंदर आगे चलते हैं। आप लोग 11वीं क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं। हम किसी भी चीज को, नेचर की किसी भी चीज को जब स्टडी करना चाहते हैं, तो स्टडी करने के लिए हम लोग उसको पहले हमारे लैब के अंदर परफॉर्म करके चेक करते हैं उसको, और उसके बाद में ही उस चीज को अपन एस्टेब्लिश करते हैं। तो इसी तरह से बादल जब निकलते हैं, आसपास से निकल रहे होते हैं, तो उस समय हम देखते हैं उनके अंदर एक हमें बिल्कुल शाइन करती हुई एक लाइन देखने को मिलती है, जिसको अपन लाइटनिंग बोलते हैं। तो वो जो स्पार्क देखने को मिलता है, वो स्पार्क का मतलब क्या है, इसको अपन अगली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करें। थैंक यू।